दोस्तों, हमारी एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग वृत्त के प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 के 10 का ए यानी कि पहले अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्नों को हमने लिखा है, इसको पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में दिया है खाली स्थान भरिए, यानी कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, उसी के आधार पे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, इनके दिए गए खाली स्थान को भरेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है वृत्त का केंद्र वृत्त के, उसके बाद डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान दिया है में स्थित होता है। नीचे यहाँ पे प्रश्न में जो है किताब में आप देखेंगे आगे ऑप्शन भी दे दिया है, बहिर्भाग अभ्यंतर, यानी कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में होता है स्थित या फिर अभ्यंतर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वृत्त का केंद्र होता कहाँ है। हम लोगों ने वृत्त बनाया था और वृत्त बना करके हम लोगों ने देखा भी था। तो एक वृत्त बना लेते हैं समझने के लिए। ये आप लोगों ने देखा होगा कि वृत्त का केंद्र यहाँ होता है, यानी वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु से जो है वृत्त के जो बिंदु पथ होता है, इसके प्रत्येक बिंदु की जो दूरी क्या होती है, नियत होती है। तो यानी वृत्त का केंद्र है ये। और वृत्त का केंद्र आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी, अंदर है या बाहर है। तो इसको देखने से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि वृत्त का जो एक केंद्र है वृत्त के अंदर ही स्थित होता है। बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको देख के हम लोग यहाँ समझ सकते हैं और भर सकते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर यानी अंदर होता है स्थित, अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। तो इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के, यहाँ पे डॉट डॉट यानी खाली स्थान दिया है, में स्थित होता है। प्रश्न को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ये जो वृत्त का केंद्र होता है यहाँ से दूरी कह रहा है त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर भाग में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि जब हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं तो जब कोई बिंदु लेते हैं, अंदर लें या बाहर, दोनों पोजीशन हमने दिखाया था। जैसे ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया P, तो हम लोग जो है O से P को मिलाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसकी जो दूरी है, वृत्त की त्रिज्या अगर मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं कोई बिंदु लेकर के OM, तो त्रिज्या से इस बिंदु की दूरी सीधी सीधी आप देख रहे हैं कि कम दिख रही है, यानी कि OP लेस देन OM, यानी OP जो है OM अर्थात की त्रिज्या जो होती है OM, ये R है, R से जो है कम है। तो ये क्या कहते हैं हम लोग कि अंदर है। और जब हम लोग यहां से अगर इस बिंदु को मान लीजिए Q बिंदु दिया है, O से अगर हम Q को मिलाएंगे, आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा कि OQ, ये जो OQ दिया है ये ग्रेटर देन OM, यानी कि R जो है रेडियस जो है ये छोटी दिख रही है और ये बड़ा दिख रहा है। O से Q के बीच की दूरी, O से M के बीच की दूरी यानी कि त्रिज्या से अधिक है। यानी कि जब भी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या की लंबाई होती है दिए गए बिंदु की जो दूरी होती है, इससे अगर अधिक रहती है तो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होता है। और अगर जो है बाहर है यानी कि त्रिज्या छोटी है और दोनों केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्यादा है, तो जो है बिंदु जो होता है दिया गया होता है बिंदु होता है वो जो है बाहर स्थित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यानी कि जो दूरी है बिंदु की केंद्र से इसकी दूरी त्रिज्या से क्या है, अधिक है। यानी कि दूसरा कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि वृत्त के केंद्र से दिए गए बिंदु की दूरी त्रिज्या की दूरी से अधिक है। तो ये जो है वृत्त के बहिर्भाग में होगा या अभ्यंतर भाग में। तो इसको देखने से, यहाँ चित्र के माध्यम से समझने से हमको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा सीधा कि बहिर्भाग यानी बाहर। कहाँ पे होगा, बाहर, बहिर्भाग।
भाग, ये हमको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से एक बार देख सकते हैं कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है, जो कि इस चित्र के माध्यम से भी क्लियर हो रहा है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डॉट डॉट होता है। तो हम लोग इसको पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़े थे कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो आप यहां देख भी सकते हैं, अगर एक हम वृत्त बना लें और मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तो अगर वृत्त के केंद्र से होती हुई जो लाइन जाती है उसी को तो हम लोग बोलते हैं व्यास। अब ये व्यास से बड़ी कोई जीवा तो होती नहीं। अगर हम लोग जीवा कहीं पे भी मिलाएं, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। अब जीवा हम लोग खींचते जाएं नीचे से, जैसे आगे बढ़ेंगे केंद्र की तरफ जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, और जब हम लोग केंद्र से होके जाते हैं तो यही जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जान भी रहे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो यहां क्या भरेंगे हम लोग? व्यास। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। एक चाप यहां पे दिया है डॉट 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 होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे कह रहे, जब किसी व्यास के जो सिरे हैं, जैसे यहां पे व्यास हमने खींचा है, इसके सिरे को ले लिया जाए, मान लीजिए यहां पे बिंदु P, यहां पे Q। ये जो व्यास के जो सिरे होते हैं, यहां से अगर हम चाप को देखेंगे या वृत्त को देखेंगे तो वृत्त दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जब हम लोग व्यास खींचते हैं तो हमेशा वृत्त जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। यह कह रहा है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। यानी जब इसके जो सिरे हैं चाप के अगर व्यास के सिरे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो वृत्त होता है वो अर्धवृत्त होता है। जब भी हम लोग जीवा खींचते हैं तो इनके सिरे जहां पे मिलते हैं, ये वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं, वृत्त खंड बना देते हैं। एक छोटा भाग को लघु वृत्त खंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड। लेकिन जब हम लोग वहीं पे व्यास खींचते हैं तो जो इसके सिरे होते हैं ये वृत्त को आधे आधे पे डिवाइड कर देते हैं। वही कह रहा है कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं, तो वो चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त। अगर चाप के सिरे व्यास के सिरे हैं तब जो वृत्त होता है अर्धवृत्त में बढ़ जाता है, और अगर वहीं पे जीवा हो उसके सिरे से लिया जाए, बात किया जाए, तब जो वृत्त वृत्त खंड में बढ़ जाता है। छोटे भाग को लघु वृत्त खंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। जैसे भी इस जीवा की बात करें तो जो नीचे का पोर्शन है ये लघु वृत्त खंड है, और जो ऊपर का भाग बच रहा है इसको हम लोग यहाँ से, इसके ऊपर का जो भाग बच रहा है इसको हम लोग दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। तो यहां तक हो गया। आगे आइए बात करते हैं। वृत्त खंड एक चाप तथा डॉट 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 यानी खाली स्थान यहाँ भरना है के बीच का भाग होता है। वृत्त खंड क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा भी। वृत्त खंड कह रहा है कि वृत्त खंड एक चाप ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक चाप ले लिया। वृत्त खंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। जो वृत्त खंड होता है एक चाप, और इस दोनों चाप के दोनों सिरों को जब मिलाते हैं तो एक जीवा का निर्माण हो जाता है। जब चाप के दो सिरों को मिला दिया हमने तो क्या बन गई? जीवा। तो यही पे है वृत्त का चाप, यानी जो नीचे चाप दिया है तथा जीवा, यहां पे भरना है जीवा, जीवा के बीच का भाग होता है। ये जो वृत्त खंड क्या होता है? चाप और फिर जीवा, इसी के बीच का क्या होता है? भाग होता है। दिख रहा है क्लियर? नीचे वाले भाग को लघु वृत्त खंड और ऊपर वाले भाग को दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक, तो यहां पे भरना है कि वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, जो कि देखने पे भी क्लियर हो रहा होगा। वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है
उसे डॉट डॉट यहाँ खाली स्थान है भागों में विभाजित करता है। जब भी हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं, जिस तल में बनाते हैं उस तल को कितने भागों में विभाजित करता है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। फिर से हम लोग देखेंगे, बता चुके हैं पिछली वीडियो में, फिर भी एक बार इस पर चर्चा हो जाएगी। एक वृत्त जिस तल में स्थित हो, जैसे हमने मान लीजिए वृत्त बना दिया, जिस तल में स्थित होता है इसको 3 भागों में विभाजित कर देता है। वृत्त के जो अंदर का कोई भी भाग हो, इसको हम लोग जो है वृत्त का अंतः क्षेत्र, अंतः भाग या अभ्यंतर भाग बोलते हैं, और वृत्त के बाहर यानी परिध लाइन के बाहर के भाग को बहिर्भाग या बाह्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाह्य क्षेत्र बोलते हैं या बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, और जो अंदर का भाग होता है इसको अंतः क्षेत्र या अभ्यंतर बोल सकते हैं। ठीक, और जो ये परिध दिख रही है आप, जिससे हम लोग वृत्त का निर्माण किए हैं, इस पर जब कोई बिंदु होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त पर। जैसे यहाँ कोई बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त पर। तो 3 भाग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम 2-3 बिंदु ले लिया, अब कहेंगे कि ये बिंदु P वृत्त पर स्थित है, बिंदु Q वृत्त पर स्थित है, बिंदु M वृत्त पर स्थित है। तो 3 भाग हो गया, एक अंदर का भाग जिसको अंतः क्षेत्र या अभ्यंतर भाग बोलते हैं, दूसरा वृत्त के बाहर यानी कि जो परिध से हटके, परिध के आगे, इसको बाह्य क्षेत्र यानी बाहर बहिर्भाग बोलते हैं, और जो बिंदु परिध पर लिए जाते हैं इसको हम लोग वृत्त पर स्थित भाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से 1 भाग, 2 भाग और एक जो वृत्त पर स्थित होता है, इस प्रकार से 3 भाग, यानी एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। तो यहां हम लोग भरेंगे 3। चलिए, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सत्य और असत्य निकालना है हमको, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अपने उत्तर का कारण दीजिए। उत्तर का कारण भी देंगे हम लोग, यानी कि इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे और सत्य और असत्य बताएंगे। तो पहले दिया है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। जो कि क्लियर भी है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोगों ने जब इसको अध्ययन किया था तो हम लोगों ने एक वृत्त बनाया था, और वृत्त में हम लोगों ने, आप सबने देखा था कि त्रिज्या की जो हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है P और ये वृत्त का केंद्र है O से P, जब हम लोग मिलाए थे तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। वृत्त के केंद्र और परिधि के, चाहे हम लोग यहाँ पे मिला दें, यहाँ पे मिला दें, कहीं पे भी मिला दें, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हर जगह समान भी होती हैं, ये भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही चीज दिया है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु दिया है P, दूसरा बिंदु लेके देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है Q, तो हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है दिखने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, O से P या O से Q को मिला के हम लोग देख सकते हैं, ये त्रिज्याएं होती हैं, हर जगह बराबर भी होती हैं और केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाती हैं। तो ये हो गया पहला कथन सत्य, पहला कथन हो गया सत्य। दूसरा कथन, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। कोई वृत्त है, इसमें अगर हम लोग जीवा खींचे तो कह रहे हैं समान लंबाई की जीवाएं जो होती हैं परिमित होती है। परिमित होने का मतलब है कि उनकी संख्या सीमित होती है या निश्चित होती है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग समान लंबाई की बहुत सी जीवाएं खींच सकते हैं किसी भी वृत्त में, उसकी संख्या हम लोग काउंट करेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। कहीं से कहीं भी हम लोग मिला सकते हैं, अगर समान लंबाई की जीवाएं हम लोग खींच कर देखेंगे तो परिमित नहीं,
अपरिमित होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग बना के भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है 2 या 2 4 जैसे इस वृत्त में बना के देखो 2 हो गया बराबर, ऐसे ही हम लोग और बना सकते हैं, और बना सकते हैं, और बना सकते हैं, बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी छोटी बना सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कथन जो है असत्य है। किसी भी वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, ये असत्य हो गया। अगला दिया है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ये भी पूरी तरह से गलत है, बना के देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि ये जो वृत्त है, ये मान लीजिए यहाँ पे केंद्र हो गया। कह रहे हैं वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटिए, इसके चाप के माध्यम से इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। जब 3 भागों में हम लोग वृत्त को बांट देते हैं और इसके चाप की लंबाई जब तीनों जगह ये चाप जो दिया है, जैसे मान लीजिए बिंदु हो गया P Q R, दोनों चाप तीनों चाप आपस में बराबर करने की बात कर रहे हैं। P Q बराबर Q R बराबर R Q, ये तीनों चाप जो हैं बराबर हैं। जब तीनों चाप बराबर हैं तो प्रत्येक भाग को दीर्घ चाप कैसे कहेंगे? जब हम लोग जो है सिर्फ 2 चाप 2 बिंदुओं पर हम लोग जो है कट करते हैं, यानी कि 2 चाप होता है, तो एक चाप उसमें बड़ा हो सकता है, एक चाप उसमें छोटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक चाप नीचे का भाग हो गया और ऊपर का, ये तो दीर्घ चाप हो जाता है, इसको लघु चाप हम लोग बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे कथन तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाग को दीर्घ चाप, छोटे भाग को लघु चाप, लेकिन जब तीनों चाप बराबर है, P से Q की लंबाई, Q से R की और R से P की, तो हम इसमें से किसी को भी दीर्घ चाप या किसी को भी लघु चाप नहीं कह सकते हैं, अर्थात ये कथन जो है असत्य। अगला है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। इसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास हमेशा कहाँ से होके जाता है? केंद्र से होके जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, और व्यास में ऑलरेडी 2 त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ से आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए बिंदु M है, तो O से M और O से N, ये O से N भी त्रिज्या है, ठीक है, और ये O से M भी क्या है? त्रिज्या है। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों बराबर हैं। और ये R प्लस R कितना हो रहा है? 2R, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका जितना लंबाई है जितना इसका लंबाई है, व्यास की लंबाई दोनों को मिला करके है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। आसान सा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्य। अगला है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। एक वृत्त बनाइए, कह रहा है कि त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है। अब त्रिज्य खंड होता क्या है, इसको तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि हम लोग 2 त्रिज्या और ये एक चाप, इससे घिरे हुए भाग को हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड है और ये बचा हुआ भाग दीर्घ त्रिज्य खंड है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्य खंड क्या होता है? जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यानी एक जीवा खींच लो और जो है उसका संगत चाप ले लो। मान लो ये हमने जीवा खींच दिया, ये जीवा और इसके जो संगत चाप ये बना हुआ है, इसके बीच के क्षेत्र को कह रहा है कि यही जो है त्रिज्य खंड होता है। तो ये तो वृत्त खंड होता है, तो यानी कि ये भी कथन क्या है? असत्य। ये कथन भी क्या होता है? असत्य। वृत्त एक समतल आकृति है, ये पूरी तरह से सही बात है।
वृत्त एक समतल आकृति होता है। इसको हमेशा हम लोग समतल पे ही बनाते हैं, एक समतल ही आकृति होती है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये भी कथन है सत्य। वृत्त ना तो 2 डायमेंशनल होता है, ना तो 3 डायमेंशनल होता है, अर्थात वृत्त एक समतल आकृति होता है, ये भी कथन सत्य है। तो हमको आशा है आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।